हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का विनीता साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग चैनल्स पर वेलकम है। जैसा कि हम इस चैनल पे डिस्कस कर रहे थे, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स या करंट न्यूज़ चलती है, हम उसको इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, और वो टॉपिक है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक लेकर के आता हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आप इन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को यहाँ पर मतलब पढ़ करके बहुत सारे एग्ज़ाम्स को में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी रिलेटेड अपडेट्स रहती है, वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये भी काफ़ी आपके माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए और आपको विभिन्न विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजी को सीखने में हेल्पफुल होती है। इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे भी हम तुरंत ही करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक लेके आएँ, आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज करंट टॉपिक, दैट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि ये करंट का टॉपिक क्यों है। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने और ये अपना जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका डिस्कशन चल रहा है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरह से हम जो फ्रॉडुलेंट केस ऑफ इंश्योरेंस के हैं, जैसे क्रॉप फेल्योर हो जाता है तो उसके इंश्योरेंस का जो केस है, इस तरह के केस में बहुत सारा डुप्लीकेशन पाया जाता है, फ्रॉडुलेंस पाया जाता है। तो उनको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस पे वर्क करने के लिए, इसके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने IRDA के साथ मिलके कोई ऐसी मैकेनिज्म तैयार कर सकें, उस पे ध्यान दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर्स। रिसेंटली क्या डिस्कस हुआ है कि यूज़ ऑफ ड्रोन्स एंड सैटेलाइट इमेजेस मैंडेटरी टू वॉच फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑफ क्रॉप फेल्योर्स। तो रिसेंटली यही न्यूज़ है कि ड्रोन्स और सैटेलाइट की इमेजेस की मदद से जो भी फ्रॉडुलेंट केस हैं क्रॉप फेल्योर को, उन पर निगरानी रखने जैसा कोई प्रस्ताव या सुझाव गवर्नमेंट्स ने दिया है। तो उसी कारण ये एक चर्चा का विषय हो गया कि हम किस तरह से अपने टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर से एसोसिएट कर सकते हैं, ताकि सिर्फ इंश्योरेंस के फ्रॉडुलेंट केस को ही ना रोका जा सके, और भी किस तरह से हम एग्रीकल्चर को की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या उस पर किस तरह से उसको क्वालिटी फूड्स तैयार कर सकते हैं, क्वालिटी ग्रेन्स तैयार कर सकते हैं, फार्मर्स की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस पे एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर से किस तरह से एसोसिएटेड करके क्या कुछ किया जा सकता है। तो Center and IRDA is working towards adopting artificial intelligence and big data technology to identify the manipulation and duplication in processes and reduce delays in settlement of claims। तो सेंटर और IRD जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस की रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि सारे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है इंडिया में। तो उन दोनों ने अपना एक तो मिल के कुछ कार्य करने की सोची है, ताकि ये मैनिपुलेशन और डुप्लीकेशंस जैसी चीज़ों को रोका जा सके। तो इसी कारण ये सारा न्यूज़ में है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ड्राइवर्स हैं या मोटिवेशंस क्या हैं, जो कि प्रेरित करते हैं कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर्स में। तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि मोटिवेशन देते हैं या ड्राइवर्स बने हुए हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को एसोसिएट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर्स में। तो वो भी हैं, जैसे कि सबसे पहला ये अपना इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या है, जैसे आप भी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन या फिर वर्ल्ड की पॉपुलेशन डे बाई डे ग्रो हो रही है। उसके साथ में पॉपुलेशन के ग्रो होने के साथ में इंडिया की क्या है, पर कैपिटा इनकम भी रेज्ड हुई है। क्वालिटी ऑफ गुड लाइफ जिसको बोलते हैं, वो भी रेज्ड हुई है, उसका भी एक लेवल इंक्रीज हुआ है।
तो अभी क्या है कि जैसे पहले क्या होता है कि फूड की नेसेसिटी थी, अभी क्या है कि आज के समय में जो क्वालिटी ऑफ फूड की नेसेसिटी हो गई है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी लोगों का बढ़ गया है, डिमांड भी लोगों की बढ़ी हुई है। अब वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ फूड को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ फूड मिले। इसके अलावा क्या है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ में क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। पहले क्या है, जिस क्वांटिटी को कंज्यूम करते थे, अब उससे ज़्यादा मात्रा में लोग समर्थ हैं कि उससे ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी को कंज्यूम कर सकें। तो क्वांटिटी भी डिमांड बनी रहती है, क्वालिटी की भी डिमांड बनी रहती है, गुड क्वालिटी ऑफ फूड भी लोगों को चाहिए, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो इन सब को हम अगर एक साथ मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अभी अगर टेक्नोलॉजी को एसोसिएट नहीं करेंगे एग्रीकल्चर में, तो फिर हम ये सारी कंडीशंस को फुलफ़िल भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम गुड क्वालिटी तो दूर रही, हम अच्छी क्वांटिटी भी नहीं दे सकते लोगों को ताकि उनके पेट भरे जा सकें। दूसरा चीज़ ये है कि अभी क्या है कि इंडिया का जो भी है एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें से जो भी ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है या उसको प्रोसेसिंग करके उसमें से जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, वो अभी इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं प्रोड्यूस किए कर पा रहे हैं हम लोग विदाउट टेक्नोलॉजी, कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। जबकि क्या है कि इंडिया का, मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है कि अपना सर्विस सेक्टर होता है, सेकेंड वन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और तीसरा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट्स अलाइड एक्टिविटीज़ को तीसरा सेक्टर्स बोलते हैं। ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। इसी में फॉरेस्ट्री आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है। तो अपना जो तीसरा ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का ये तीसरा जो पड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये पता होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये बिग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। जो अपना एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्टर है, वो इंडिया में मोर देन 50% से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। लेकिन वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो ना तो अच्छी गुड क्वालिटी का है, और ना ही उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का जो एसोसिएशन है वो बिल्कुल मिनिमम है। दूसरा क्या है कि एक अपने कंट्री में एक टब्बू बना हुआ है कि मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है, उसमें लोग बहुत ही कम जाना पसंद करते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर को एक लास्ट की एक्टिविटी माना जाता है कि जब भी आप कुछ ना कर पाएँ तो फिर एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हो जाते हैं लोग। तीसरा है कि बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि क्या हो रहा है कि डे बाय डे लोगों के पास में जो भी पहले पर एकड़ प्रोड्यूसिंग एरिया होता था, वो भी अब धीरे धीरे मिनिमम होता चला जा रहा है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वो मिनिमम ही होना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या होगा कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है, गुड क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी टेक्नोलॉजी को उससे एसोसिएटेड करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, ताकि हम अपना कल को एक अच्छा बना सकें। तो दूसरा है ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सो पर कैपिटा इनकम आल्सो इज़ इंक्रीजिंग, सो गुड क्वालिटी फूड एंड गुड क्वांटिटी ऑफ फूड लोगों को चाहिए टू बिल्ड गुड क्वालिटी इफ़िशिएंट सिस्टम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एंड एबल टू कनेक्ट फार्मर्स टू कंज्यूमर्स। ये भी एक जो रीजन है, ये भी अपना मोटिवेशन करता है टूवर्ड्स अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या है कि एक अभी क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स हैं वो बहुत ही इफ़िशिएंट सिस्टम नहीं है। अब जैसे कि ये लेट्स एग्जांपल लिखते हैं ना, एफसीआई वाला जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें आप बहुत सारी न्यूज़ सुनते होंगे कि हर साल क्या होता है कि इतना सारा ग्रेन्स कलेक्ट किया जाता है, बाद में पाया जाता है कि वो बहुत ही लोअर क्वालिटी का ग्रेन्स कलेक्ट किया गया है, जो कि पुअर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेरियस स्कीम्स के थ्रू। उसके साथ में ये भी आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा कि जो भी एफसीआई के जो भी स्टोरेज बने हुए हैं, वो बहुत ही मतलब बेकार स्टोरेज हैं। कभी वहाँ बरसात से ग्रेन सड़ता है, कभी वहाँ पे कोई आंधी तूफान आता है तो उसकी फील्ड पे पड़ा हुआ ग्रेन बेकार हो जाता है। तो इन सारी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी। तो उसको मतलब गुड, ये इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं या जो सप्लाई चेन से एसोसिएटेड सिस्टम्स हैं, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए, इसकी भी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के समय में। उसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एफडीआई रिसीविंग फॉर स्टार्टअप्स इन एग्री टेक।
अभी इंडिया क्या हो गया, वर्ल्ड में तीसरा नंबर की एक कंट्री बन गई है जिसने सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है एग्रीकल्चर में, स्टार्टअप्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो जब हमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, यानी कि हमें फॉरेन भी इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो भी कुछ देख रहे हैं आगे चल के कि इंडिया में किस तरह का फ्यूचर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसीलिए शायद वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए देखना है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा एक रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट किया गया है कि बाय 2025 यानी 2025 तक की जो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्केट है, उसकी अपॉर्चुनिटी को बताया गया है कि ये तकरीबन 30 से 35 लाख बिलियन डॉलर, 30 से 35 बिलियन डॉलर का मार्केट होने वाला है। मतलब किसी रिपोर्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट किया गया है। तो इस मार्केट को, इस यूज़ मार्केट को भी हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि अगर हम जल्दी से जल्दी स्टार्टअप करेंगे एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हम इसमें से बहुत सारा मार्केट कंज्यूम कर सकते हैं। हम उनका फ्लैग बियरर प्रोडक्ट्स के लिए बन सकते हैं, या फिर एक बहुत अच्छा पोर्शन उसका कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो इंडिया के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, साथ में हम सब के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे ये मोटिवेशन है, ड्राइवर्स थे जो हमको प्रेरित करते हैं कि वाई नेसेसिटी ऑफ अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम ये देखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर किस तरह से की जा सकती है। अब जैसे हम क्या है, अभी तक की जो भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो ट्रेडिशनल वे में फॉलो की जाती है। अभी हम उसको देखेंगे कि मॉडर्न वे में किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, या किस तरह की टेक्नोलॉजी को एसोसिएटेड करके हम मॉडर्न एग्रीकल्चर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे एग्रीकल्चर ड्रोन्स। अब ये क्या होगा कि अगर हम एग्रीकल्चर्स में ड्रोन्स को एसोसिएटेड करके देखें, यानी ड्रोन्स आपने सुना होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो यूएवीज़ हैं, वो करंटली बहुत सारे न्यूज़ में चलते रहते हैं, तो उनको आपने थोड़ा सा जाना होगा कि क्या यूएवीज़ हैं। तो अगर हम यूएवीज़ यानी ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को अगर एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड करें तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी फील्ड पे कितना वाटर चाहिए, या किसी फील्ड जो भी प्रोड्यूसिंग फील्ड है उसके क्रिएचर्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो without being physically roaming there, we can find out the various specifications related to that fields and वेरियस थिंग्स। तो उसके अलावा ड्रोन्स के अलावा भी क्या है, सैटेलाइट इमेजेस हैं। अब सैटेलाइट इमेजेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस की हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि जैसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, या कोई आंधी तूफान आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हमें सैटेलाइट से पहले पता चल जाएंगी। तो हम प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं अपनी क्रॉप्स को लॉस होने से बचाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अभी क्या है, फार्मर्स को फील्ड पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम उसको सैटेलाइट से वहीं घर बैठे ही देख सकते हैं कि हमारे क्रॉप पे क्या हो रहा है। या जो भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो भी कीटों का जो अटैक होता है, कीटों के अटैक होते हैं, तो उसको भी हम सैटेलाइट्स इमेजेस से कैप्चर कर सकते हैं कि किस तरह के कीटों का अटैक हुआ है या कब होने वाला है। तो उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने से क्या होगा कि आप कोई भी प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होता है कि जैसे भी कोई इंसिडेंट होता है या जैसे भी कोई घटना घटती है, तो आपको उसी टाइम फ्रेम में आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। दैट इज़ ए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तो अगर जैसे कि कुछ भी जैसे कीटों का अटैक होने वाला है, तो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कीट कहाँ पर हैं, कितना टाइम लेंगे हमारे इधर, हमारे एरिया में या हमारे रीजन में पहुँचने में। तो हम बहुत सारे प्रिवेंटिव स्टेप उठा सकते हैं अपनी क्रॉप को बचाने के लिए। तो इस तरह के हम सैटेलाइट्स इमेजेस का भी प्रयोग, उसका बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर बेस्ड न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है कि जैसे हम मशीन को इनपुट देंगे या इन्फॉर्मेशन देंगे, उसी हिसाब से वो फिर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का अपना करके एक कोई सिमुलेशन तैयार करेगी या कोई मॉडल तैयार करेगी। तो उसको भी हम एग्रीकल्चर से अगर रिलेटेड करें, अगर हम उसको एक इन्फॉर्मेशन दें कि इस तरह की सीड्स यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, या इतनी अमाउंट में वाटर इस फील्ड के लिए ज़्यादा सूटेबल है, इस तरह की अगर हम इन्फॉर्मेशन उसको इनपुट्स के तौर पे देंगे, तो उसमें से क्या है, एक मॉडल तैयार हो सकता है, यानी सिमुलेशन तैयार हो सकता है कि किस तरह के
प्रोड्यूस होगी, किस तरह का प्रोडक्शन हो सकता है, कितनी लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जा सकता है इस फील्ड पे। तो आर्टिफिशियल बेस्ड टेक्नोलॉजी को हम एसोसिएटेड करके बहुत अच्छा, मतलब कोई मॉडल तैयार, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी मॉडल तैयार कर सकते हैं, जो कि ना कि इफ़िशिएंट मॉडल होगा, बल्कि क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम सॉइल एंड वाटर के सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब किसी भी फील्ड में सेंसर्स को यूज़ करोगे तो जैसे कि सॉइल एंड वाटर के सेंसर्स को हम फील्ड में यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी किस मात्रा में पाए जाते हैं, या थोड़े समय बाद वो कुछ क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स फेज़ आउट हो जाते हैं, वाटर के साथ में फेज़ आउट हो जाते हैं, एयर के साथ में फेज़ आउट होते हैं, इसको इरोजन बोलते हैं। तो वो क्या, न्यूट्रिएंट्स फेज़ आउट होने लगते हैं, तो वो फिर उसके बाद हमको सब बता देंगे, सेंसर हमको बता देंगे कि अब कितनी मात्रा में उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या कितनी रेट से वो फेज़ आउट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम सेंसर से पता कर सकते हैं। इसी तरह हम वाटर के सेंसर को यूज़ करके भी पता कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स के, कि हम कितनी मात्रा में पानी चाहिए, कब चाहिए, और किस रेट से फेज़ आउट हो रहा है पानी, और हमें ज़रूरत किस रेट से है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम वाटर एंड सॉइल सेंसर्स को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद होता है मिनी क्रोमोसोमल टेक्नोलॉजी। अब मिनी क्रोमोसोमल टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये क्रोमोसोम क्रोमोसोम में आपने सुना होगा कि जीन से रिलेटेड होता है, जेनेटिक्स। यानी हम किसी भी टेक्नोलॉजी के अगर जीन्स में कुछ भी क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो उसको जीन्स को इंटरफियर करके कर सकते हैं। उसी तरह मिनी क्रोमोसोमल यानी बहुत ही स्मॉल सेल में, जैसे कि कोई प्लांट है, अब उसमें क्या होगा कि प्लांट का कोई सेल्स होंगे, सेल्स में क्या होगा, उस प्लांट से रिलेटेड जो भी क्वालिटी होगी या जो भी फीचर्स होंगे वो सारे एसोसिएटेड होंगे सेल से। अब हम सेल्स में क्या करेंगे, कुछ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसके जीन्स यानी सेल्स के जो जीन्स होंगे उसमें हमने इंटरफियरेंस कर दिया। हमने इंटरफियरेंस करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। तो ये क्या होता है कि मिनी क्रोमोसोमल टेक्नोलॉजी इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि हम जो भी प्लांट है या जो भी प्लांट से रिलेटेड जो भी प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी को हम इंक्रीज कर सकें। हाँ, इसका आपने एग्जाम्पल एक सुन रखा होगा, जैसे बीटी ब्रिंजल, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। या बीटी कॉटन का नाम सुना होगा आपने। उसमें क्या, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोड्यूस है। उसमें क्या हुआ, साइंटिस्टों ने जीन्स में कुछ क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करके एक नई वैरायटी को पैदा प्रोड्यूस किया, दैट इज़ बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन। तो उसी टेक्नोलॉजी की बात ये कर रहा है, मिनी क्रोमोसोमल टेक्नोलॉजी। इसके बाद होता है स्मार्टफोन्स। अब स्मार्टफोन्स क्या होता है, स्मार्टफोन की मदद से हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं अपने किसान भाइयों को। अब क्या होगा कि जैसे कि अभी अभी तो एकदम धूप निकला हुआ है, लेकिन क्या होता है कि थोड़े 4-5 घंटे बाद क्या होता है, एकदम से बारिश आने वाली है। तो फार्मर्स को नहीं पता होता है कि अभी 4-5 घंटे बाद क्या होने वाला है। तो अभी क्या होगा, सैटेलाइट आप बता सकते हैं कि 4-5 घंटे बाद बारिश होने वाला है, 6 घंटे बाद बारिश होने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन हमने सैटेलाइट्स के थ्रू गैदर कर ली। अब उसको हम डिलीवर तो करेंगे ना किसी न किसी तरह फार्मर्स को, तो वो डिलीवरिंग का जो सोर्स हो वो स्मार्टफोन ही होगा। तो स्मार्टफोन पे हम उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये इस तरह से स्मार्टफोन, या फिर अब स्मार्टफोन पे हम क्या बता सकते हैं कि जैसे कि किसी रीजन में कौन सा प्रोडक्शन करना है, किस फसल का, मतलब वहाँ पे ज़्यादा नेक्स्ट इनकमिंग डेज़ में उसका मात्रा ज़्यादा उसकी डिमांड आने वाली है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। या कोई भी फसल किस तरह से पैदा किया है उसकी मैकेनिज़्म को भी हम एसएमएस के थ्रू या फिर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करके हम फार्मर्स को दे सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यक होगा स्मार्टफोन का। तो ये उसी चीज़ को बता रहा है। उसके बाद क्या है, वर्टिकल फार्मिंग। अब ये वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो पहले जैसे पर कैप्टा जो लोगों के पास में एरिया हुआ करता था, एग्रीकल्चर फील्ड होती थी, उसका क्या हो रहा है, उसका डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे ही पर कैप्टा एरिया लोगों के पास कम होता चला जा रहा है। तो अभी क्या है कि जैसे पहले 10 बीघा हुआ करता था, आज लोगों के पास 2 बीघा है। तो अब 2 बीघा में वो उतनी अच्छी तरह से प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं कि ताकि वो अपना खर्चा चला सकें या गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी सकें। तो अभी क्या है कि उसका एक ये एरिया को जो एरिया मिनिमाइज हो रहा है, उसको उसकी मतलब
कैसे उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो वही एक वर्टिकल फार्मिंग है। अब वर्टिकल फार्मिंग क्या है कि ये खड़ी फसल, जैसे कि हमने कोई जैसे कि कोई टेबल नुमा एक है जो कि एक वर्टिकल फार्मिंग में टेबल है, वो उसमें हमने एग्रीकल्चर की, जैसे कि नीचे पहले फ्लोर पे की, फिर सेकंड फ्लोर पे की, फिर थर्ड फ्लोर पे की, इस तरह से। उसमें क्या होगा, जो एरिया का मिनिमाइजेशन होगा उस तरह की उसका एक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे हमारे पास। तो अगर हमारे पास ज़्यादा एरिया भी नहीं है तो हम वर्टिकल फार्मिंग करके अपने एरिया को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, यानी वर्टिकल वे में फार्मिंग कर सकते हैं। तो दैट इज़ ए वर्टिकल फार्मिंग। इसके बाद होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किस तरह से एसोसिएटेड कर सकते हैं, एंड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स को, अब रोबोटिक्स को किस तरह से एसोसिएटेड कर सकते हैं, जैसे कि हम एग्रीकल्चर से क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर का, वो कंपनी में जाता है प्रोसेसिंग के लिए। अब हमारा बहुत सारे ऐसे फूड ग्रेन्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। तो अभी हमारे पास किसी रीजन में अगर बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो उसका जो सब्सटीट्यूशन है दैट इज़ ए रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होगा, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग करेगा, लेस टाइम लेगा प्रोसेसिंग करने के लिए। उसके अलावा जो भी मशीन लर्निंग्स वगैरह है उसको भी, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स को उसको भी एसोसिएटेड करके वो रोबोटिक्स वर्क कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर किस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज क्या होगा। एडवांटेज, अगर हम टेक्नोलॉजी को एसोसिएटेड करके एग्रीकल्चर की एक प्रथा को अपनाते हैं, तो उससे फिर एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं, तो उससे बहुत सारे एडवांटेज होने वाले हैं। उससे सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है निश्चित और बिल्कुल डेफिनेट वे में क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हम गुड क्वालिटी के फूड, गुड क्वालिटी के सीड्स देंगे, गुड अमाउंट में वाटर देंगे, और न्यूट्रिएंट्स भी देंगे, सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे, तो सीधी सी बात है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने वाला है, यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने वाला है। उसके साथ में इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इफ़िशियंसी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे कि हमने एफसीआई वाला एक एग्जांपल बताया कि क्या होगा, स्टोरेज जो भी है उनमें क्या होता है कि फूड ग्रेन्स बहुत सारा लॉस हो जाता है रेन वाटर की वजह से, या सम डिफरेंट नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, या फिर ह्यूमन प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। तो अगर हम उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे तो हम क्या होगा कि जैसे वीडियो के थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे स्टोरेज में। उसके अलावा अगर हम सैटेलाइट से जोड़ के देखेंगे तो हमें पता होगा कि अगर किसी ओपन फील्ड में कोई भी ग्रेन्स पड़ा हुआ है और वहाँ पे मतलब जैसे कल बारिश होने वाली है, या कोई नेचुरल कोई इंसिडेंट होने वाला है, तो हम पहले से उसको प्रिवेंटिव स्टेप्स लेके रोक सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि उसके इफ़ी जो ओवरऑल सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ओवरऑल सिस्टम्स है, वो उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। सप्लाई चेन की इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सप्लाई चेन्स की क्या है कि जैसे कि हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और उसको होल सिस्टम को डिजिटाइज्ड कर दिया। अब डिजिटाइज करने से क्या होगा कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन इसके थ्रू भी गैदर्ड हो जाएगी कि जैसे कितना अमाउंट में क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, और हमें कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे अपना प्रोड्यूस चाहिए या ग्रेन्स चाहिए, तो उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन हम जो भी सोर्स होगा वहाँ तक हम उसको भेज सकेंगे, वहाँ से तुरंत ही सप्लाई आ जाएगी। तो टाइम भी बचत होगा। अपना जो प्रोड्यूस है जो वहाँ पे अगर हम लार्ज अमाउंट में भेज देते तो शायद सड़ता गलता, तो उससे भी बचा लिया हमने। यहाँ पे जो है अपना जो भी अवेंडेंस में स्टोर्ड है वो अपना डिलीवर हो गया, तो सप्लाई चेन की इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी इससे। उसके अलावा क्या होगा कि वाटर की जो इफ़िशियंसी है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। अगर हम सेंसर्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो वाटर की है क्वालिटी ऑफ वाटर को हम उसमें दे सकते हैं। उसके अलावा हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर की सप्लाई को भी उससे जोड़ सकते हैं, ना तो हम ज़्यादा देंगे, ना हम कम देंगे। वाटर से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी आपने इसी उसमें सुना होगा, ड्रिप इरीगेशन। तो ड्रिप इरीगेशन वाली टेक्नोलॉजी को हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है। ये अपना इम्प्रूविंग वाटर यूज इफ़िशेंसी। उसके अलावा फार्मर्स का एफर्ट्स भी मिनिमाइज़ हो जाएगा। अभी क्या होगा कि फार्मर्स को ओवरऑल किसी भी ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सिंचाई, बुवाई, कटाई, दुनिया भर के। तो अभी क्या होगा कि जैसे हम टेक्नोलॉजी को एसोसिएटेड करेंगे तो उसके ये सारे एफर्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग को
जो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये सारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कोई भी जो भी डिसीजन लेंगे इन सब टेक्नोलॉजी की मदद से, तो बहुत सारे अच्छे चांस होंगे उस डिसीजन को सक्सेस होने में, तो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कोई कुछ एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कि टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करते हैं और उनको यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। तो जो एप्लीकेशंस हैं उनमें एक एप्लीकेशंस का नाम आपने सुना होगा, कुछ किसान सुविधा एप्लीकेशन। अब ये किसान सुविधा एप्लीकेशन क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। ये क्या होता है कि फार्मर्स को वेदर्स है या क्लाइमेट की कंडीशंस है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है फार्मर्स को। उसके अलावा ये क्या करता है कि वेरियस जानकारियाँ भी देता रहता है समय समय पे कि किस तरह का प्रोडक्शन करना चाहिए फार्मर्स को, और उस पर्टिकुलर ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, उसमें कितना अमाउंट का वाटर सप्लाई करना चाहिए, कितने अमाउंट की न्यूट्रिएंट सप्लाई करने चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स या वाटर को सप्लाई करने का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को भी किसान सुविधा एप्लीकेशंस के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बियॉन्ड ये अब मंडी मंडी को भी बताता है। उससे क्या होगा, तो मंडियों को भी जोड़ देता है कि किस, और मंडियों को जोड़ने के साथ साथ में ये डीलर्स की इन्फॉर्मेशन को भी देता है किसानों को कि मतलब उस मंडी से रिलेटेड जो भी डीलर्स हैं उनकी जो एक ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी देता है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है इसरो, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भुवन। तो भुवन क्या होता है, भुवन जो भी अपने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर्स में यूज़ होते हैं, उन सारी पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशंस को किसानों को देता है। जैसे कि अपना वेदर के बारे में है, मॉइस्चर के बारे में है, ह्यूमिडिटी के बारे में है, प्रेसिपिटेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को किसानों को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र चलाए जा रहे हैं, जो कि बहुत पुराने मेरे हिसाब से कार्यक्रम है, क्योंकि मैं जब छोटा था तब से ही वो दूरदर्शन पे किसानों के लिए जो भी प्रोग्राम आते थे किसान विज्ञान केंद्र से, वो मैं सुनता चला आ रहा हूँ। तो ये बहुत ही पुराना है। इसमें क्या होता है कि किसानों को वही जो ऊपर की जानकारियाँ हैं वही सारी दी जाती हैं कि किस तरह का प्रोडक्शन करना चाहिए, उन प्रोडक्शन को करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाने चाहिए, या किस तरह की टेक्नोलॉजी को एसोसिएट करना चाहिए, किस तरह के सीड्स, क्वालिटी सीड्स का उपयोग करना चाहिए, किस तरह के कितने टाइम फ्रेम में वाटर या न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ही कृषि विज्ञान केंद्र पे भी दिखाया जाता है। इसके साथ में किसानों से डायरेक्ट डिबेट करते हैं बहुत सारे जो भी वैज्ञानिक हैं जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के मेथड्स बताते रहते हैं, या फिर किसानों से जो भी प्रॉब्लम्स फेस्ड कर रहे हैं एग्रीकल्चर्स में उन पे भी डिस्कशन किया जाता है और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसकी इन्फॉर्मेशन को ऊपर भेजने का काम करते हैं। उसके अलावा एक एप्लीकेशन है ईसागु एप्लीकेशन। ईसागु एप्लीकेशंस भी इसी तरह का ये एक एप्लीकेशंस है। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे जो कि यूज़ में लाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर्स को मॉडर्न बनाने के लिए, यानी टेक्नोलॉजी को एसोसिएट करने के लिए। और मैं सोचता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का, जो कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर था। इसके अलावा मैं कल फिर एक किसी नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लाऊंगा जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।